हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने एयर एयरक्राफ्ट सिस्टम के हमने इवेपोरेटिंग पार्ट और नॉन इवेपोरेटिंग पार्ट दोनों हम पढ़ चुके थे। मतलब मीन्स विद इवेपोरेटिंग सिस्टम भी पढ़ चुके थे हम, और उसके बाद पूरी डेरिवेशन की जिसका साइकिल किया था। ऐसे ही सेम हमने विदाउट इवेपोरेटिंग सिस्टम उसका हमने पूरा उसके बारे में पढ़ा और उसका हमने पूरा साइकिल किया। अब क्या है कि अब आपका क्या है, आज हम मैंने भी कहा था कि कल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे विद इवेपोरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जो हमने साइकिल पढ़ा उसकी डेरिवेशन पढ़ी है, उसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं कि a simple air cooled system is used for an aeroplane having a load of 9 tons। एक हमारा एरोप्लेन है, उसमें जो कूलिंग सिस्टम है, जो कूल सिस्टम है, हमारा सिंपल कूल सिस्टम है, एयर कूल सिस्टम है, वो उसमें कितने का लोड है, वो एयरप्लेन में लगा हुआ जो 9 टन का, जो उसमें जो सिस्टम का जो भी लगा हुआ है एयरप्लेन में, उसे कितना लोड है, 9 टन। उसके बाद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो हमारा टेम्परेचर दे रखा है, कितने दे रखा है, वो 10 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो प्रेशर है वो कितना दे रखा है हमें, 0.9 बार। बार मतलब कि हम उससे पता लग जाता है कि हमें ये प्रेशर गिवन है। अगर डिग्री सेल्सियस, अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने अगर टेम्परेचर प्रेशर इनको पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, आप बाई यूनिट से आराम आसानी से पहचान सकते हो कि डिग्री सेल्सियस की किसके यूनिट्स होते हैं, टेम्परेचर के। ऐसे प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे, बार में। तो जो टन से ये क्या दे रखा है, हमें लोड दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि ये अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे, अलग अलग डेफिनेशन के, अलग अलग टर्म के। तो ड्यूरिंग रैमिंग प्रेशर इंक्रीजेस टू 1.013 बार। अब देखो, अब ये हमारा कौन सा टेम्परेचर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर दे रखा है ना। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमारा प्रेशर है वो हमारा क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर टेम्परेचर जो हमारे बाहर का। अभी एरोप्लेन में नहीं आया वो, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हम बीच की, अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, हमारा 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। उसका जब ड्यूरिंग रैमिंग, जब उसमें रैमिंग होने अंदर आना शुरू होती है एयर, तो प्रेशर इंक्रीज, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया था, हमारा जब भी अंदर आएगा टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। तो वहां पे क्या हुआ, प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ, कहां तक हुआ, 1.013 बार तक। देखो 0.9 बार था, अब कहां के तक हो गया हमारा, 1.013 बार तक। एंड इन द heat exchanger the temperature of air is reduced by 55 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हीट एक्सचेंजर का क्या काम है, वहां पे क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी हमारी, हीट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे कितना टेम्परेचर हो गया, कहता है 5 डिग्री, 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टी, ये हमारा 10 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ हमारा, T1। ठीक है, और 0.9 बार कितना हुआ हमारा, P1। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, P1 साइकिल साथ के साथ हम साइकिल भी करेंगे। ठीक है, आपको आसानी से पता चल जाएगा जब हम साइकिल करेंगे साथ के साथ। साइकिल में आपको मैंने बताया हुआ कि 1 से 2 हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर का एम्बिएंट जिसको हम प्रेशर टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, रनिंग प्रेशर, कंप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, P1। ये हमारा क्या हुआ, P1। ठीक है, तो ये P1 हो गया, ये T1 हो गया। उसके बाद ये हमारा ड्यूरिंग रैमिंग प्रेशर इंक्रीजेस टू 1.013 बार। तो ये हमारा कितना हो गया, P2। And in the heat exchanger the temperature of air is reduced by 55 डिग्री सेल्सियस। तो वो कहते हैं कि कितना रिड्यूस हो गया, वो टेम्परेचर कितना हो गया वहां पे, 55 डिग्री सेल्सियस इन द केस ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का आपको पता है कि कौन सा होता है प्रोसेस हमारा। ठीक है, उसके मुताबिक हम ये ले लेंगे। मेजरमेंट्स इंडिकेट दैट प्रेशर इन द कैबिन इज 1.01 बार। हमारे जो प्रेशर कैबिन का कितना है, 1.01 बार, मतलब कि P5 अंदर चले गए अब हम, और P6 का जो प्रेशर है हमारा कितना है, 1.01 बार। एंड द
टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कैबिन से, जो एयर लिविंग हो रही है हमारी T6 कितना है, लास्ट जो है हमारा T6 जो हमारी बार एयर लीव हो रही है उतना टेम्परेचर कितना है वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं ये अलग अलग हमें, ये देखो आपको बच्चे साथ में आपको टर्म्स देखनी पड़ेगी, टर्म्स के मुताबिक आपको टेम्परेचर प्रेशर की पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर होंगे अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीरियड में। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा वहाँ पे कौन सा टेम्परेचर प्रेशर है यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आता है ए पार्ट हमारा जो हमने फाइंड करना वो है हमारा पावर रिक्वायर्ड टू टेक द लोड ऑफ कूलिंग इन द कैबिन। हमारी हमें कितनी पावर लग रही है और पावर ऑफ लग रही है, लोड कितना लग रहा है इसको कूलिंग करने के लिए कैबिन में। पहले तो वो निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे हम सीओपी ऑफ द सिस्टम, कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस निकालेंगे हम सिस्टम की, ठीक है, वो तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब डिस्कस करें हम, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हम टर्मिनोलॉजी की। ये T1 हमने ये सारा मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जो ये मैंने तुम्हें बताया था कि T1 क्या होता है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या कर लेंगे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करते हैं आपको पता है 10 प्लस 273 273 मतलब कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन कन्वर्ट करते हैं तो 273 से हम प्लस करते हैं, एडिशन ऑफ 273 इन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो वहां से हमारा क्या ये केल्विन में आ जाता है, तो कितना आया 283 केल्विन। तो ये हमारा क्या आ गया टेम्परेचर इन केल्विन में, ठीक है। उसके बाद हम 25 डिग्री सेल्सियस को भी ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे सेम जैसे कि हमने 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया। तो हम ये जो बार है तो ये बार में रहेगा हमारा प्रेशर। उसके बाद हमारा क्या फ्रॉम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस जो है हमारा कौन सा होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा 1 to 2 और 2 to 3 हमारे दोनों में क्या हो रही है कंप्रेशन होती है। तो है दोनों क्या, चाहे ये आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन है हमारी जो हमारी 1 to 2 है, चाहे वो हमारी आइसेंट्रोपिक रैमिंग कंप्रेशन है, बट है तो कंप्रेशन ना। तो ये हमारी कौन सी है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये हमारे दोनों क्या कंप्रेशन के, तो यहाँ पे 1 to 2 और 2 to 3 जो प्रोसेस है हमारे ये कौन से हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के। तो यहाँ पे हमारा जो T2 है इक्वल टू क्या है T1। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने किया था टेम्परेचर निकालने का, देखो अब हमें T1 पता है, ठीक है, T2 हमें नहीं पता, तो हम T1 की हेल्प से हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें T2 की वैल्यू P2 की वैल्यू दे रखी है, P1 हमें दे रखा है, ठीक है। गैमा की वैल्यू क्या होती है 0.1.4, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसकी गैमा की, ये आपको पता होना चाहिए। जो गैमा की वैल्यू होती है 1.4 ये कांस्टेंट होती है, आपने फर्दर जब हम आपने थर्मल में की होगी आपने उसमें भी इसको पढ़ा होगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, P2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1.1013 बार, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, P1 की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे टेम्परेचर कितना आया T2, ठीक है। T2 कितना आया 292.5 केल्विन, तो ये हमारा टेम्परेचर आ गया T2। अब हमने क्या निकालना है T3। T3 का फॉर्मूला वैसे सेम बन जाएगा, T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 P3 अपॉन P2 वही गैमा -1 अपॉन गैमा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है P3 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। हम P3 की वैल्यू निकाल पुट कर देंगे, P3 की हमें दे रखी है 4 बार, ठीक है, और ये हमें दे रखी थी 1.01 बार इसकी P2 की, ठीक है। और हमें ये वैल्यू दे रखी T2 हमने फाइंड किया अभी, ठीक है। वहां से हम उसकी हेल्प से यहाँ पे निकालेंगे हम 403 केल्विन इसका T3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमने क्या निकालना है पहले पावर, कितनी पावर लग रही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा पावर, उसके लिए हमें फॉर्मूला पुट करने के लिए वैल्यू हमें सब चीजों के लिए नॉलेज होनी चाहिए, सब सब वैल्यू हमें पता होना चाहिए, सब टेम्परेचर की अलग अलग टेम्परेचर की। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है पावर का, इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो वर्क इनपुट हमारी पावर कितनी लग रही है MACPA T3 - T2, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमें MA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस फॉर्मूला पुट करने के लिए हमें MA की वैल्यू नहीं पता, मास हमें नहीं पता, तो वो कहां से निकलेगा इस इक्वेशन से, ठीक है। MACPA T6 - T5 इक्वल टू
3.1.5। तो ये कहाँ से आई वैल्यू, ये हमारी कहाँ से आई, जितना हमें टोटल लोड दे रखा है, लोड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, तो वो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम ये टन में है, जब हमने इसको किलो जूल या किलो वाट में कन्वर्ट करना है, किलो पर सेकंड में, तो वो क्योंकि हम पावर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो हम जब करेंगे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी वो 31.5 किलो जूल पर सेकंड, या हम इसको किलो वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट अब है हमारा, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे एम ए की वैल्यू। हमारा द मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पस कितना है आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ए सी पी टी 6 माइनस टी 5। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होती है एब्जॉर्प्शन, कितना हमारा मास आ रहा है, तो हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सी पी ए आएंगे यहाँ पे, तो वो इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, उसको इक्वल रखेंगे हम किसके 31.5 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी एम ए की, मिल गया मास हमारा कितना अब्जॉर्ब हो रहा है, अब्जॉर्प्शन में हमारा कितना मास है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी वर्क इनपुट, हमने जो निकालना वर्क इनपुट कितनी सिर्फ पावर कितनी रिक्वायर्ड हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एम ए सी पी ए टी 3 माइनस टी 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे टी 3 टी 2 हमने इसलिए निकाले ताकि हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सके। तो एम ए की वैल्यू तो निकल गई, ये हमें पता है वैल्यू, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे 1.0293 किलोवाट हमारी पावर की वैल्यू आ गई, पावर इनपुट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम पावर रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, पावर रिक्वायर्ड टू कंप्रेसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अब केस सीओपी का। ठीक है, अब देखो हमें ये भी पता चल गया है। ठीक है, एम ए की वैल्यू वर्किंग पता चल गया हमें, और हमें रेफ्रिजरेशन फैक्टर चल गया है, तो हम यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। सीओपी रेफ्रिजरेशन फैक्टर कितना था हमारा 31.5, कितना है टोटल रेफ्रिजरेशन फैक्टर कितना पड़ रहा है हमारा 31.5 किलोजूल पर सेकेंड, और हमने वर्क इनपुट भी निकाल ली कितनी आ रही है 102.93। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, डब्ल्यू पी की और रेफ्रिजरेशन फैक्टर की, तो यहाँ से हमारा क्या आ रही है, कितनी आ रही है 0.306 सीओपी की ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारा फर्दर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें क्या है एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8000 मीटर, हमें एक एयरक्राफ्ट में कितनी ऊंचाई पे हमारा उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे वो उड़ रहा है, तो कितना एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है 8000 मीटर, वेयर द एम्बिएंट एयर इज एट 0.341, एयर इसका बार टेम्परेचर है, एम्बिएंट मतलब कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P1 है ये। ठीक है, और एंड 263 केल्विन, ये कितना हमारा, ये भी T1 है। ठीक है, हैज अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी से जा रहा है वो 900 किलोमीटर पर आवर। तो प्रेशर रेशियो ऑफ द एयर कंप्रेसर इज 5, प्रेशर रेशियो कितनी है वहां पे 5। ठीक है, क्योंकि कैबिन का टेम्परेचर दे रखा हमें, कौन सा टेम्परेचर है पहले ही दे रखा था, इसमें भी हमने निकालना फर्स्ट पावर रिक्वायरमेंट निकालनी है, और सेकंड निकाली हमने एडिशनल पावर रिक्वायरमेंट फॉर रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, इतना हमारा उसका एडिशनल पावर लग रही है उसको निकालने के लिए। तो वहां हम निकालेंगे इस टी एच डायग्राम के थ्रू, वही सेम पहले हम 1 to 2 साइकिल लेंगे। यहाँ पे कौन सी हमारा होती है, यहाँ पे हमारी हमारी हो रही है एम्बिएंट टेम्परेचर, यहाँ पे क्या एम्बिएंट टेम्परेचर एम्बिएंट प्रेशर लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो द प्रेशर टेम्परेचर वैल्यू ऑफ सैलिएंट पॉइंट एज पर गिवन डाटा, P1 के अंदर रखा हमें 0.341 बार। ठीक है, T1 भी हमें 263 केल्विन दे रखा है, T5 और T6 हमें कितने दे रखे हैं 1.0325। ठीक है, बार T6 भी हमें दे रखा है 300 केल्विन। तो ये चीजें वैल्यू तो हमें दे रखी है, तो अब क्या निकालना हमें, रेशियो निकालनी है P3 और P2 की रेशियो कितनी रखी है 5, तो हमें क्या निकाल लिया स्पीड कितनी रखी है C, कितनी 900 किलोमीटर पर आवर। अब पर आवर है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट किलोमीटर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 900 into 1000 अपॉन 3600 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 250 मीटर पर सेकंड, इसकी प्रेशर रेशियो की वैल्यू। फिर स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की वैल्यू कितनी आई 250 मीटर पर सेकंड, हमारी सी की वैल्यू आ गई स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की। तो अब हम उसकी मदद से हम, मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया था पहले भी। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात की जाए तो वहां पर मैंने क्या कहा था कि सी स्क्वायर अपॉन हमारा क्या हो जाता है 2000 सीपी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अगर हमारा सी की वेलोसिटी की नहीं बात हो रही तो हम सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला पी फॉर हमारे वाला जो प्रेशर वॉल्यूम करके है छोटे उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सी की वैल्यू निकल आएगी, सी की वैल्यू कितने करते हैं पर यहाँ से P2 की वैल्यू निकल आएगी। प्रेजेंट टॉपिक प्रेशर 1 और 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम P3 की वैल्यू निकाल लेंगे, P3 की निकालने के बाद हम क्या T3 की T5 की वैल्यू निकालने के बाद हम पावर निकाल लेंगे, पावर कितनी हमारा फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो वहां से हमारा पावर का वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। वहां से हमारा निकालने के बाद हमारी इतनी एडिशन वगैरह में कितनी हो रही है, BWC इक्वल टू MCPA T3 माइनस T2, ठीक है। तो हमारा M कितना 1 है, 1.0005 क्या है उसका CP है, तो ये वैल्यू हम करेंगे तो यहाँ से हमारा एडिशन पावर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 4 to 5, जब हमारा वर्क हमारा उस पे है टी वर्क टी मारेगी जितना हमारा ट्रांजिशन स्टेट पे है, तो ये एम ए सी पी ए टी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से हमारा इसके बगल में निकलेगा, सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा ये वर्क इनपुट हो जाएगी। और एफिशिएंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे एफिशिएंट फैक्टर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफिशिएंट फैक्टर निकालिए तो कितना है एफिशिएंट फैक्टर अपॉन हमारा कितना आ रहा था 3.5, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे एफिशिएंट कैपेसिटी कितनी है 21.16 टन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, उल्टा दे रखा था हमें, उसमें सी एफ क्या सबको दे रखी थी, मतलब क्या मतलब ये है। अब हमने उसमें टन निकालना है कितने टन का हमारा सिस्टम लगा हुआ है इस एयरप्लेन या सिस्टम में, एयरक्राफ्ट सिस्टम में। बट उसमें क्या था हमारा कितने टन का हमें दे रखा था, हमें उसमें सीओपी और पावर निकालनी थी। तो आज हम जो ये जो न्यूमेरिकल थे ये हमारे थे इवेपोरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जो कल न्यूमेरिकल है वो करेंगे हम हमारा विदाउट इवेपोरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हमने कर लिए, किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है इस टॉपिक के रिलेटेड। ये फॉर्मूला कैसे फोर तो बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर्मूला तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसमें मुझे कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, इसके रिलेटेड। हाँ जी, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस मेरिकल्स प्लीज डिस्कस विद मी इमीडिएटली। इजी है न्यूमेरिकल्स, टफ नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, सीओपी के फॉर्मूले सब कर चुके हैं, पहले पावर क्वेड का फॉर्मूले कर चुके हैं। तो ये बस ये आपको क्या है, मैंने वही बात बताई थी आपको, सब कुछ सेम है, बस इसका क्या है फंडा क्या है अलग अलग है, तो किसी को डाउट नहीं है। हाँ जी, तो ठीक है। तो कल फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है हमारा विदाउट इवेपोरेटिंग सिस्टम को उसके न्यूमेरिकल करेंगे कल, ठीक है। वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर अभी लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। ओके बाय।